नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेंगे बायोकेमिस्ट्री ऑफ जीआईटी। इसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि हमारे पास जीआईटी मतलब माउथ से स्टार्ट होता है ना जीआईटी, तो हम बताएंगे माउथ में कौन से मतलब सिक्रीशंस वगैरह हैं। तो सबसे पहले सलाइवा आएगा। सलाइवा हमारे पास मेनली हमें पता है 3 ग्लैंड्स होते हैं और फोर्थ नंबर म्यूकस ग्लैंड होता है। पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड के साथ में म्यूकस ग्लैंड की जो सिक्रीशन होते हैं, उन सबकी सिक्रीशंस को कुल मिला के हम कहते हैं सलाइवा। अब इसमें 99.5% वाटर होता है और हमारे पास 0.5% होता है हमारे पास सॉलिड। अब इनको हम सॉलिड को डिवाइड कर रहे हैं मतलब 3 ग्रुप्स में। गैसेस होती हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। गैसेस में हम देखेंगे जो इनहेल कर रहे हैं ना गैसेस, तो वही होंगी ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है ना। इनऑर्गेनिक में सारे साल्ट वगैरह हम कह देंगे, सोडियम, पोटाशियम, बाइकार्ब्स, उसके बाद क्लोराइड, फ्लोराइड एक्सेट्रा, तो हम इनमें इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद हम बताएंगे जो ऑर्गेनिक है ना, उनमें दो चीज़ें कह देंगे। इंजाइम होंगे जो हमारे पास चीज़ जो हम खा रहे हैं ना, उसके ब्रेकडाउन के लिए इंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे ना हमारे पास माउथ के अंदर। तो अमाइलेज होगा, माल्टेज जो माल्टोज को ब्रेक करेगा, लिंगुअल लाइपेज जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन के लिए, फॉस्फेटेज जो कि मतलब फॉस्फेट की ब्रेकडाउन करवाएगा, ठीक है। उसी तरह बाकी के हम सिंपल चंद के नाम है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हमारे पास प्रेजेंट है, उनमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती हैं, उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रोटीन हो सकती हैं, कोई एंटीजिन आ सकती हैं, नाइट्रोजन, यूरिया, xanthine, तो इनकी डिटेल पढ़ने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसकी हमारे पास जो स्लाइवा है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम बताएंगे हमारे पास माउथ को मॉइस्ट रखता है मतलब गीला रखता है। जब हम खाना खाते हैं तो मेस्टिकेशन के दौरान भी हेल्प कर रहा होता है। लाइक हमारे पास जो हमारा बोलस होता है ना, उसे नरम करता है, ठीक है, ताकि वो इजीली हम इंजेस्ट कर सकें, हमारे पास कोई इंजरी ना हो जाए म्यूकस मेम्ब्रेन को, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे जो हमारे पास इसके ना, एक तो ये अगर मैकेनिकल फंक्शन थे, अब हम पढ़ने लगे हैं डाइजेस्टिव फंक्शन। डाइजेशन के अंदर कैसे रोल है स्लाइवा का, तो हमारे पास पटाइलिन हमने पढ़ा था, पटाइलिन का रोल होता है हमारे पास, ये स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कराता है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीटरी फंक्शन है, कुछ हमारे पास सलाइवा के अंदर हम चीज़ें एक्सक्रीट भी कर रहे होते हैं बॉडी से, तो हम बताएंगे यूरिया, हैवी मेटल्स, थियोसाइनेट या कुछ ड्रग्स हो सकती हैं, ठीक है। अब ना ओरल हाइजीन को भी मेंटेन करते हैं। लाइक हमारे पास जब हम माउथ ब्रीथिंग कर रहे होते हैं ना, तो बहुत से मतलब पैथोजेंस वगैरह हमारे पास माउथ के अंदर आ रहे होते हैं ना, बैक्टीरिया वगैरह। तो हमारे ओरल हाइजीन को मेंटेन कैसे करवाता है, ये हमारे पास उन्हें किल करवाता है, इसके अंदर लाइजोजाइम वगैरह प्रेजेंट होता है, जो इसके पास बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया को किल करने की प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, ठीक है। उसके हम बताएंगे इसका नाम टेस्ट सेंसेशन में भी रोल होता है। तो हम अभी हम थर्स्ट मैकेनिज्म में, लाइक हम जब भी जो हमारा मुंह सूखता है ना, हमें प्यास की सेंसेशन होती है, हम प्यास लगी हुई है, और इसकी बफरिंग कैपेसिटी भी हम बता देंगे। नेक्स्ट हम बताएंगे जीरोस्टोमिया। ये ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे पास सलाइवा की प्रोडक्शन कम हो जाती है, ठीक है। इसमें मेनली कहते हैं ये ड्राई माउथ के नाम से जानी जाती है। उसमें बताएंगे कि डिक्रीज होती है प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, ठीक है। अब ये कुछ कंडीशन है, लाइक हमारे पास मेडिकेशन के, लाइक एंटी डिप्रेसेंट या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स यूज़ करा लें। उसके बाद मेडिकल कंडीशन लाइक जॉर्जन सिंड्रोम के अंदर, डायबिटीज़ के अंदर। उसके बाद कीमोथेरेपी करा लें, हमारे पास रेडियोथेरेपी करवाई हो, या डिहाइड्रेशन वगैरह, माउथ ब्रीथिंग करें, या कोई नर्व डैमेज हो जाए ना, स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह में, तो इन सारी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो सलाइवा की प्रोडक्शन होती है ना, कम हो जाती है। उसे हम कहते हैं जीरोस्टोमिया, ठीक है। अब इसकी हमारे पास सिम्टम्स कैसे होंगे, हमारे पास माउथ तो हमारा ड्राई रहेगा, उसके अंदर हमारे पास डिफ़िकल्टी होगी स्वेलविंग के अंदर, क्योंकि हमारे पास फूड हार्ड रह जाएगा ना। उसके बाद हम बताएंगे हमारे पास माउथ के अंदर बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, हमारे मुंह से ना स्मेल आएगी, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे हमारे पास डेंटल डिके या मतलब जो फ्लोराइड होता है ना हमारे प्रेजेंट होता है, उसका आमतौर पर क्या होता है कि हमारे पास दांत की ना डिकेइंग से बचाता है। तो हमारे पास जब हमारे पास सलाइवा ही नहीं बन रहा होगा ना, तो हम कहेंगे हमारे पास रिस्क बढ़ जाएगा डेंटल डिके का। उसके बाद हम बताएंगे ये हमारे पास था जो माउथ के अंदर, माउथ से जब मूव करेंगे ना, खाना जाएगा नीचे जी हमारे पास स्टमक के अंदर, तो वहाँ से रिलीज हो रहा है गैस्ट्रिक जूस। जैसे हमने माउथ की ग्लैंड्स पढ़े थे सलाइवा प्रोडक्शन के अंदर, उससे हम कहेंगे गैस्ट्रिक जूस बनेगा। ऑक्जेंटिक ग्लैंड होते हैं, पाइलोरिक, कार्डिक, और साथ में म्यूकस ग्लैंड, हम दोनों जगह पे कह देंगे, ठीक है। इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो हम बताएंगे इसमें भी चंद चीज़ें मतलब सेम होगी, कुछ डिफरेंट हो सकती हैं। मतलब इसमें भी जो 99% वाटर होता है, सॉलिड 0.5% है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड करेंगे। ऑर्गेनिक में बता देंगे वही इंजाइम हो जाएंगे, लाइक पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, गैस्ट्रिक लाइपेज हो गया, जिलेटिनेज, यूरिएज वगैरह हो जाएंगे। और दूसरी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हम बता देंगे म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर का मेन काम यही है कि उसने हमारे पास विटामिन B12 की ना हमारे पास अब्जॉर्प्शन करवानी होती है। अब इनऑर्गेनिक में हम बताएंगे अब म्यूकस का भी एक फंक्शन बता देता हूँ कि जो हमारे पास स्टमक की लाइनिंग होती है ना, इतना अगर हमारे पास एंजाइम जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवा रहे होते हैं ना, तो स्टमक खुद भी तो एक प्रोटीन ही है, तो हम बताएंगे उसकी भी तो डाइजेशन हो सकती है ना। तो म्यूकस एक ना बैरियर बना के रखता है, ताकि हमारे पास स्टमक की कोई लाइनिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे ना। तो म्यूकस का रोल प्ले कर रहा होता है हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शंस में। उसके हम बताएंगे इनऑर्गेनिक में HCl होता है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, बाइकार्ब्स वगैरह, क्लोराइड वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी डिटेल अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, वो आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे चंद इंपॉर्टेंस देख लेते हैं।
कि हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है इन इस पर, मतलब जो हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक यूज़ कर रहा हूँ कि जो हमारे पास गैस्ट्रिक जूस वगैरह उसकी हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है। तो प्रोटीन जो हम खाना वगैरह खा रहे होते हैं ना, उससे पेप्सिन होता है हमारे पास, वो तोड़ के उसे हाइड्रोलाइज करके स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है प्रोटीन को। ये मतलब पीएच रेगुलेशन के अंदर भी हमारे पास गैस्ट्रिक जूस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारे पास इसके अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम स्टेरिलाइजेशन में बताएंगे। जो हमारे पास गैस्ट्रिक जूस होता है ना, इसकी पीएच काफ़ी कम होती है, इसकी वजह से ना इजीली ये किल करवाता है जो पैथोजन हमारे पास माउथ से बच के स्टमक के अंदर आ जाते हैं ना। उसके बाद कुछ एंजाइम्स की एक्टिवेशन भी हो जाती है, लाइक गैस्ट्रिक लाइपेज वगैरह की, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिक एसिड करवा रहा है इसकी ना एक्टिवेशन। उसके बाद हम बताएंगे इसके डीनेचुरेशन, प्रोटीन के जो हम खा रहे होते हैं ना, उन प्रोटीन की डीनेचुरेशन भी यहीं पे होनी होती है। तो हम बताएंगे कि डीनेचुरेशन में भी रोल होता है हमारे पास हमारे जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना। उसके बाद म्यूकस, हमारे पास म्यूकस ग्लैंड्स के, मैंने पहले बताया था आपको, म्यूकस प्रोडक्शन करवानी होती है हमारे पास म्यूकस ग्लैंड ने। तो स्टमक के अंदर उनका भी काफ़ी रोल होता है, लाइक प्रोटेक्टिव बैरियर ऑफ स्टमक लाइनिंग, मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ। और साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के अंदर रोल प्ले करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मैकेनिज्म ऑफ HCl सिक्रीशन। तो मैं आपको सिंपल आसान में ये सारा जो बताने लगा हूँ, ये मतलब यहीं पे है। जब हमारे पास पैराइटल सेल्स के अंदर ना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होती है और साथ में वाटर पड़ा होता है यूजली सेल्स के अंदर ना, तो ये मिलके आपस में बना रहे होते हैं साथ में HCO3, और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन हो रही होती है, ठीक है। अब हमारे पास जब HCO3 आयन हमारे पास आता है ना, वो हमारे पास उसे हम कहते हैं कि वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर वापस चल जाता है क्लोराइड ट्रांसपोर्टर के साथ एक्सचेंज होके, मतलब बाइकार्ब बाहर जाएगा और क्लोराइड अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन पड़ा हुआ था ना, उस हाइड्रोजन ने भी तो बाहर जाना है ना, क्योंकि हमने HCl की सिक्रीशन करनी है। तो हम बताएंगे इस तरीके, यहाँ से हमारा क्लोराइड आ रहा था हमारे पास, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन पड़ा हुआ था ना, उस हाइड्रोजन को हमने जब बाहर निकालना, तो हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase, मतलब ATP को यूज़ करते हुए वो हाइड्रोजन की बाहर सिक्रीशन करवा देगा हमारे पास कैनालिक्यूलिन में। उसके बाद हमारे पास पोटाशियम के अंदर अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। अब जब पोटाशियम यहाँ हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, और जो हमारे पास यहाँ पे भी पोटाशियम आया था ना, वो हमारे पास सोडियम के साथ एक्सचेंज भी हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो अंदर सोडियम प्रेजेंट था ना, वो भी सोडियम बाहर जाएगा और पोटाशियम दोबारा अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब जो क्लोराइड हमारे पास यहाँ से आ रहा था, या वैसे ही कोई डिफ्यूजन के जरिए आ रहा था ना, वो क्लोराइड हमारे पास बाहर मूव करेगा यहाँ पे, और साथ में हाइड्रोजन सोडियम पोटाशियम ATPase की मदद से, तो ये आपस में मिलेंगे और यहाँ पे मिला के HCl बना देगा। तो HCl की सिक्रीशन के बारे में ये डायग्राम अगर ड्रा कर देंगे तो हमारे पास इनफ होगा, ठीक है। आगे यही सारा लिखा हुआ है। क्लोराइड हमारे पास एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा सबसे पहले कैनालिक्यूली के अंदर, मैंने बताया आपको। उसके बाद हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा, और साथ में वो बाइकार्ब बना देगा एक्सेट्रा। तो वो मैंने आपको मुकम्मल बता दिया, ठीक है। अब ये कंडीशन होती है एक्लोरेडिया। एक्लोरेडिया में क्या होता है, हमारे पास HCl नहीं बनता हमारे पास ना। क्लोरेडिया का मतलब है क्लोराइड की सिक्रीशन नहीं हो रही, ठीक है। तो हम कह देंगे जब हमारे पास क्लोराइड की सिक्रीशन और HCl की सिक्रीशन हो पाएगी, तो हम कह देंगे ये हमारे पास कंडीशन है एक्लोरेडिया। इसमें हमारे पास इनफ HCl नहीं बन रहा होता। इसमें कहते हैं जो मेनली क्या होता है, जो पीएच होते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशंस की, वो हमारे पास, क्योंकि HCl ही तो मेनली डिक्रीज करवा रहा होता है पीएच को। अब हमारे पास HCl वो नहीं होगा, तो पीएच कभी भी डिक्रीज नहीं होगी 6.5 से ना, जितनी मर्जी मैक्सिमम स्टिमुलेशन हम करवा लें, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ये जो मेनली हो क्यों रहा होता है, गैस्ट्रिक एट्रोफी हो या क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो ना, तब एक्लोराइडिया की कंडीशन आती है। तो आगे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक गैस्ट्रिक अल्सर है, वो हम टॉपिक फिजियोलॉजी कवर करेंगे। अब हम नेक्स्ट आ जाएगा पैंक्रियाटिक जूस की, हमारे पास ना पैंक्रियाटिक जूस के बारे में बताएंगे। सेम उसी तरह हम बताएंगे, इसकी भी मतलब सॉलिड कंपोनेंट और वाटर होता है, वाटर 99.5 और सॉलिड 0.5% होता है। सॉलिड में वही इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आ जाएंगे। ऑर्गेनिक में पहले हम बताएंगे एंजाइम होते हैं और अलग प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंजाइम में ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन, न्यूक्लियस, इलास्टेज और कोलिजनेजेस होंगे। इसकी हम डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारा अभी का टॉपिक नहीं है, ठीक है। हमें इसके बारे में कंपोजिशन नहीं बतानी है। तो हमारे पास यहाँ प्रोटीन्स के बारे में बता देंगे। हमारे पास कुछ लाइपोलिटिक एंजाइम होते हैं और माइलोलिटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। लाइपोलिटिक मतलब लिपिड के ब्रेकडाउन के लिए पैंक्रियाटिक लाइपोज होता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज आता है, फोस्फोलाइपेज A, B, कोलिपेज एटसेट्रा। ये मतलब इनके नाम बस थोड़ी सी याद कर लें। अब हम ना माइलोलिटिक एंजाइम्स के बारे में बताएंगे, लाइक पैंक्रियाटिक, हमारे पास माइलोलिटिक एंजाइम में पैंक्रियाटिक माइलेज वगैरह होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सोडियम होता है, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये सारा कुछ तकरीबन सेम होता है तीनों सिक्रीशंस के अंदर ना। और यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में बताया गया। ये हमारे पास ना क्या होती है कि सिस्टिक, हमारे पास कुछ चैनल्स होते हैं, लाइक हमारे पास क्या होता है कि इसमें म्यूटेशन हो जाती है ऐसे जीन्स की जो हमारे पास बना रहे होते हैं प्रोटीन, जिसे कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटरी प्रोटीन। ये हमारे पास एक्ट करती है एज ए क्लोराइड चैनल, ठीक है। ये कहाँ पे, लंग्स के अंदर, टेस्टिस के अंदर, स्वेट ग्लैंड्स वगैरह के अंदर ना, ठीक है। अब हमारे पास जब CFTR की मतलब म्यूटेशन वगैरह हो जाएगी ना, तो क्या होगी, इसकी क्लोराइड सक्रीट नहीं हो पाएगा। इसने क्लोराइड की ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोटीन थी ना, क्लोराइड चैनल के लिए। जब क्लोराइड सक्रीट नहीं होगा तो मतलब अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट होगा। क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो अपनी तरफ बाद में ना सोडियम और साथ में वाटर की
अपनी तरफ बुलाने लग जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ मिला के जो हमारे पास पैंक्रियाटिक डक्ट होती है ना, उसे ब्लॉक करवाते हैं, मतलब वहाँ पे थिक म्यूकस वगैरह क्लोग करवाते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट को। जब वो डक्ट हो जाएगी ना, तो जो पैंक्रियाटिक सेक्रीशंस है ना, वो कभी आ नहीं पाएंगे आगे की तरफ, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर। तो हम कह देंगे पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो जाएगी। ट्रीटमेंट में वही हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह करवाएंगे आगे। आगे हम कहेंगे बाइल के बारे में बताएंगे। बाइल की कंपोजिशन में सिंपल, ये हमारा फिजियो का टॉपिक है, तो हम सिंपल इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। इसका इसने जो हमारे पास होता है ना, फैट, उसकी मल्सिफिकेशन करवानी होती है, एक्सक्रीट करवाने होते हैं मेटल को, टॉक्सिन, बैक्टीरिया, बाइल पिगमेंट्स वगैरह को बॉडी से बाहर निकलवाना होता है। उसके बाद स्टिमुलेट करवाना होता है इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस को, सेक्रेशन ऑफ बाइल को सक्रिएट करवाना होता है। उसके बाद न्यूट्रलाइज करवाना है एसडीकाइम को। अब एक कंडीशन होती है स्यूकस इंट्राइटस, ठीक है, इंट्राइकस। इट इज़, इसमें क्या होता है, इट इज़ एसिड सेक्रेशन प्रोड्यूस बाय ग्लैंड इन ड्यूडेनम वाल। मतलब जो हमारे पास ड्यूडेनम की वाल होती है ना, वहाँ से एसिड की जो प्रोडक्शन होती है ना, उसे हम कहते हैं स्यूकस इंट्राइटस, इंट्राइकस। इसकी कंडीशन वो बात करेंगे ड्यूडेनम की, जो मतलब वाल से बन रहे हैं, उसमें भी 99.5% वाटर होता है और साथ में सॉलिड होता है 0.5%। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक में वही हमारे पास इंजाइम और कुछ अदर चीज़ें आ जाएंगी, इंट्रिंसिक फैक्टर वगैरह, ठीक है। इनऑर्गेनिक में वही सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, बाइकार्ब एटसेट्रा ना। तो इंजाइम में हम कहेंगे प्रोटीओलिटिक इंजाइम आ जाएंगे, लाइक पेप्टाइडेजीज आ जाएंगे, डाईपेप्टाइडेजीज या ट्राईपेप्टाइडेजीज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिपिड ब्रेकडाउन में लाइपेजीज आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास अमाइलोलिटिक इंजाइम्स में सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज एटसेट्रा आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंटेरोकाइनेज भी हमारे पास ड्यूडेनम की वाल से आ रहा होता है। तो ये एमसीक्यूज हैं, ये मेनली क्वेश्चन नहीं आएगा आपको कभी भी। उसके बाद में ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने मतलब पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे एक टॉपिक हमारा रहता था, वो हमारे उसके कहेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ बेसल BSL, ठीक है। इसमें बताएंगे हमारे पास हार्मोन रेगुलेटिंग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मेनली कौन से हार्मोन रेगुलेट कर रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। इंसुलिन होता है, ग्लूकागोन होता है, हमारे पास ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, उसमें ग्लूकोकोर्टिकोइड आते हैं और साथ में एपिनेफ्रिन वगैरह आ रहे होते हैं, ठीक है। उसमें बताएंगे हमारे पास जो मेन 4 हार्मोन्स का, इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे, ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन के फंक्शन पढ़ेंगे। इंसुलिन हमारे पास इंक्रीज जब होगा ना, इंसुलिन तब ही रिलीज होता है जब हमारे पास हमने खाना खाया होता है, एक्सेस एनर्जी होती है। तो हम उस एक्सेस एनर्जी से फैटी एसिड बना लेते हैं, ग्लाइकोजन बना लेते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं लीवर के अंदर। एडिपोज टिश्यूज के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देंगे, तो फैटी एसिड सेंसिस बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद मसल्स के अंदर जब इंसुलिन ज़्यादा होगी ना, तो वो ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देगी, ग्लाइकोजन की सेंसिस होगी, प्रोटीन सेंसिस होगी, ठीक है। मतलब हर चीज़ की सेंसिस होगी जब इंसुलिन आएगी, ठीक है। इंसुलिन सेंसिस ही करवाती है। जब इंसुलिन कम होगी ना, सिंपल है, कीटोजेंसिस मतलब कीटोन बॉडीज की सेंसिस हो जाएगी और ग्लूकोन्यूजेंसिस कम हो जाएगी, ठीक है। और लिपिड ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब लाइपोलाइसिस होता है लिपिड की ब्रेकडाउन होना, मतलब जब वो कम होगी, ठीक है। ये कम तब होगी जब हमारे पास हमने खाना नहीं खाया होगा फास्टिंग कंडीशन के अंदर। ग्लूकागोन हमेशा फास्टिंग कंडीशन में आता है। ये हमारे पास जो चीज़ें बनी होती हैं उनको ब्रेक करवाता है, लाइक ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन करवाता है। लेकिन इसने एक काम करवाना था, बॉडी की ग्लूकोज को मेंटेन करवाना होता है, ग्लूकोन्यूजेंसिस करवाता है ग्लूकागोन। कीटोजेंसिस भी इसने करवानी है, वही सेम फंक्शन लिपिड की ब्रेकडाउन करवानी होती है। अब जब एपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज होगा ना, एपिनेफ्रिन हमारे स्ट्रेस कंडीशन में आता है, ठीक है। अब जब एपिनेफ्रिन आएगा तो सिंपल क्या करेगा, हम स्ट्रेस कंडीशन में हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो ये ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवाएगा, सिंपल ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगा। अब हमारे पास डायबिटीज मेलाइटस में क्या हो रहा था, ये हमारे पास फिजियो का टॉपिक है। तो अभी हम सिंपल इसके बारे में 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, टाइप 1 होती है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और एक होती है टाइप 2 जिसे हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसके अंदर ना मतलब पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसके अंदर मतलब इंसुलिन बनती ही कम है। लेकिन हमारे पास जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, इसमें ना हमारे पास इंसुलिन की सेंसिटिविटी टिश्यूज के लिए कम हो जाती है, मतलब बॉडी में बन रही होती है लेकिन बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती इसके लिए ना। उसके बाद हम बताएंगे हमारे पास एक होती है, जब हमारे पास ओबेसिटी होती है ना, ओबेसिटी के साथ हमारे पास क्या डेवलप होना, हाइपरलिपिडीमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस या क्रोनरी। जब एथेरोस्क्लेरोसिस होगा हमारे पास तो क्रोनरी हार्ट डिजीज तो श्योर है कि होनी ही होनी है। उसके बताएंगे हमारे पास जब ये सारा कुछ होगा ना, इनको कुल मिला के कह देंगे ये हमारे पास मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे जब इम्पेयर्ड ग्लूकोज इंटॉलरेंस हमारे पास टॉलरेंस होगी ना, तो लीवर डैमेज होगा, उसके बाद इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस बढ़ रहेंगे। बस ये चंद चीज़ें बता देंगे। जब हम ना वो कह रहे हैं इंसुलिन, जब ये हमेशा तब काम करेगी इंसुलिन जब मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होगी, ठीक है। जब हम इंसुलिन लगाएंगे तो वो ब्लड ग्लूकोज को कम कर देगी, ठीक है। उसके बाद जो इसके काम है उसने वो करवाना स्टार्ट कर देगी। जब हमारे पास वो कह रहा है एक कंडीशन होती है जिसके अंदर लाइक कोई ट्यूमरस कंडीशन हो गया पैंक्रियाटिक अल्फा सेल्स की, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनने लग जाती है, ठीक है। जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा होगी ना, तो वो सारे के सारे मतलब जो होगी ना ग्लूकोज, उसे ग्लाइकोजन वगैरह में उसकी अलग अलग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगी, तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे ब्रेन को ब्लड नहीं ना मिलेगा तो वो कन्वोलेशंस वगैरह होंगे, डेथ भी हो सकती है, जब एक मिसाल है हाइपोग्लाइसीमिक शॉक के अंदर जा सकती है बॉडी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंक्रीज टॉलरेंस टू ग्लूकोज इज ऑब्जर्व्ड इन पिट्यूटरी में। जब हमारे पास ना पिट्यूटरी या एड्रेनोकोर्टिकल इंसफिशिएंसी होती है ना, तब भी हमारे पास इंसुलिन टॉलरेंस डेवलप होने लग जाती है। तो यहाँ पे बस यही करना था, बाकी हमने ग्लाइकोलाइसिस वगैरह की वीडियो पहले ही अपलोड की हुई है अपने चैनल पे ना।